हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं 8वां लेक्चर ग्रुप डी परीक्षा का सॉल्व पेपर सेट प्रैक्टिस के रूप में 8वां लेक्चर लेके आया हूं। अब अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहां से मिलेगी। लगभग 100 सवाल हम लोग देखेंगे। इसमें से हमें जीके जीएस और याद रखना है 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, 8वां लेक्चर आज मेरा है और यह बुक रहेगी प्लेटफॉर्म की, जो कि रुक्मणी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसी में 30 सेट प्रैक्टिस है, उसी का सोल्व पेपर भी दिया गया है, उसी का सेट प्रैक्टिस आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ द ग्रुप डी एग्जाम। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न दी गई 6 4 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे ये संख्याएं दिया हुआ है, उदाहरण के लिए ये 2456 में 6 इकाई, ठीक है, इकाई है, 5 दहाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के आधार पर दिया गया है। नोट, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर जाएगी। सही है। अब सवाल कर रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़ा के अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन वाला? एगो ये वाला सबसे बड़ी संख्या है, मतलब 92 96 27, ये सबसे बड़ी संख्या है। चलिए, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, इसका सबसे बड़ी संख्या हो गया और सबसे छोटी संख्या कौन वाला हो गया? तो ये याद रखना है 49 13, ये सबसे छोटी संख्या है 49 13। ठीक है, चलिए अब इसका सवाल क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या का सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 6, और सबसे छोटी संख्या का हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6 और 4, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या आता है? तो 6 और 4 कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डीसी मोटर जो होते हैं वह इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले बता रहा कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीसी जो मोटर होते हैं उसके विभक्त वलय का क्या काम है? धारा के प्रवाह को उलट देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पहला सही है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखीय कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। ठीक है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखीय, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर नहीं, ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, अधिकतम बल नहीं लगता, ये गलत हो जा रहा है। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा बता रहा है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन चलते रहता है। ये भी सही है, बहुत शानदार। ठीक है, तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, विद्युत मोटर जो होते हैं यह विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए, और विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर मतलब बदलाव होते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो यार यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कौन? तो यार ना विद्युत मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से यह जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है? जैसे MgOH का हाइड्रोलाइज दे दिया, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बन रही है। सबसे पहले हम लोग बेसिक एक सवाल जानते हैं। सवाल, अगर किसी भी मतलब अम्ल और क्षार को अगर हम, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है? क्षार है। ये अगर हम अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बन जा रहा है और ये जल बन रहा है। तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बन रही है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये जो है आपका क्षार है। ठीक है, यहाँ उल्टा दे दिया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड लवण हो गया, जल ये पानी हो गया। ठीक है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो याद रखना, ये जो संयोजन अभिक्रिया है ना, वो किसको बोलेंगे? तो कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नई जो है उत्पाद बनाती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कैसे बोलेंगे? तो यार ना, अपघटन अभिक्रिया कोई दो या दो से अधिक जो है, कोई एक उत्पाद दो या दो से अधिक जो है आपका, सॉरी, कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा हो, उसे अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब एक क्रियाशील धातु, ठीक है, जब एक क्रियाशील धातु जो है आपका, ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, तीसरा वाला भूल जा रहे हैं, और अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो यहाँ सवाल बन गया ये उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्लाइडेन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होती है? सवाल बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, देखिए, रेलवे का जो भी एग्जाम है वहां पर साइंस जो है ना, आपको साइंस में धुरंधर बनना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर सवाल हर एकदम जहन में याद रखना पड़ेगा कि सवाल कैसे बनते हैं। तो याद रखना, अगर स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, यह कोशिका सिद्धांत जो है आपका विषाणुओं पर लागू नहीं होती, यानी वायरस पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पर लागू, जंतु पर, शैवालों पर, कवकों पर, सब पर लागू होती है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, लेकिन विषाणुओं पर लागू नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था वो क्या था, ये हम थोड़ा पढ़ दे रहे हैं। कोशिका सिद्धांत, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। यही कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था लगभग 1893 में। याद रखना है, कब? 1893 में कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और याद रखना, यह कवकों पर लागू होती है, जंतुओं, शैवालों, सब पर लागू होती है, लेकिन वायरस यानी विषाणु पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। पांचवा नंबर सवाल है कि उस फर्म का नाम बताइए जो मार्च 2022 में न्यू बैंक इवेल फाइनेंस पर अधिग्रहण किया गया था। इसका नाम है ओला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर, यदि संख्या ये दे दिया गया संख्या और प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये आपका 7, हाँ, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इधर 0 2 4 2 ये हो जाएगा। ठीक है, सब सम संख्या में 2 घटाएं और विषम संख्या में 1 जोड़ दिए। अब बोल रहा है बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बाएं से जो दूसरे स्थान पर कौन संख्या है? 4, और दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? 4। तो 4 और 4 कितना हो गया? इसी को जोड़ बोल रहा है, तो 8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बोल रहा है कि पराक्रम दिवस जो है वह किसकी जयंती के आधार पर मनाया जाता है? तो जानना, 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर यह मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर यह मनाया जाता है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म हुआ था वह किस जगह हुआ था? तो याद रखना है 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में। ठीक है, कटक उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, और देखा जाए कि कितने अक्षरों को अपरिवर्तित होती है। तो सबसे पहले जैसे अल्फाबेटिकल आधार पर हमें याद करना है, तो ए है तो सबसे पहले ए ही होता है। उसके बाद क्या होती है? सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ACQUIRE। ठीक है, ये संख्या दिया गया है। उसके बाद अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर
सी आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद यू। ठीक है, कौन संख्या नहीं बदला, तो फर्स्ट वाला नहीं बदला, दूसरा वाला नहीं बदला, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 अक्षर का बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरा वाला भी नहीं, ये लास्ट सेकंड वाला भी नहीं बदला था, तो 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऐसे संख्या है जो कि बदलाव नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो याद रखना, अगर धारावाही चालक होते हैं, वह जो है आपका दाएं हाथ के अंगूठे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। 10 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर 10, टेन और साइन स्क्वायर 80। ठीक है, साइन स्क्वायर 80, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके 90 हो जाएगा ना, तो 1 मान होती है। ये 20 वाला और 70 वाला, इसका मान भी 1 हो जाएगा। ये 30 वाला और ये 60 वाला, इसका मान भी 1 हो जाएगा। ये 40 वाला और ये 50 वाला, इसका मान भी 1 हो जाएगा। और एक ऑलरेडी 90 था, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो गया, 5। जस्ट नीचे भी ऐसे ही है, 20 वाला और आपका 70 वाला, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 90 जोड़ने से इसका मान और इसका मान, दोनों का मान भी आपका मतलब 45 45 कॉट 45 में, तो इसका मान भी आपका हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए, तो इसका मान भी 90 हो जाएगा, 90 का 1 हो जाएगा, और ये 45, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया 5 और नीचे हो गया 3, 5/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए 5/3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई। तो यह रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद अगर कोई, तो 6 और आदमी जो है उसके साथ मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 दिन बाद, यानी पहले 4 वाला ही जोड़ लेते हैं। 4 दिन बाद तो 51 आदमी किया, फिक्स है। उसके बाद क्या हुआ, 57 आदमी हो गया, क्योंकि 51 में 6 जोड़ देंगे, 6 आदमी और हो गया, तो 57 आदमी हो गया। और जो है आपका कितना दिन काम चला वो नहीं पता, तो एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में बराबर हो जाएगा, इसी को हल करना है। तो 12 और 51 को गुना करेंगे तो 12 एकम 12 का 2 हाथ में बचा 1, और 12 5 60 और 1 61, 612 हो जाएगा। इधर बराबर हो जाएगा आपका 51 गुना 4, तो यह हो जाएगा आपका 200, 4 एकम 4, 4 5 20, 204 हो जाएगा, प्लस 57 एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 257, 204 इधर आएगा माइनस में, तो 612 में 204 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू, सिर्फ एक्स इधर रहेगा क्योंकि 57 गुना में है, तो भागा में इधर आ जाएगा, 408/57 हो जाएगा, 408/57 हो जाएगा। यानी इसको काटेंगे तो ये मेरा कटेगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9, 3 छक 18, और ये हो गया 19 तिया 57, यानी x इजकल टू क्या मेरा निकला, 136/19। ठीक है, 136/19, तो इसको तोड़ेंगे, 19 साती होती है, 19 साती 133 होता है, तो 19 साती 133 और ऊपर में 3 हो गया बटे 19, तो 7.3/19, 7.3/19, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उस संख्या का चयन करना है जो आगे मतलब निरूपित होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अंतर ढूंढना है। जैसे 28 का अंतर कितना है, 29 से 1 का, फिर कितना हुआ 29 से 31 चल गया, मैंने 2 का अंतर, फिर कितना है 31 से 35 यानी 4 चल गया, जस्ट सबका डबल हो रहा है, फिर 35 से 43 हो गया यानी 8 का, तो अब क्या हो जाएगा, जस्ट डबल 16, तो 43 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 6 3 9 यानी 59, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
59 हो जाएगा, 16 यहाँ पर फिर जोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी उसका किसके सीधा होती है। तो याद रखना है लंबाई, चालक की लंबाई, जितना चालक की लंबाई होगी उसका प्रतिरोध जो है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो क्षेत्रफल जस्ट उसका व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लंबाई एकदम समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बड़े बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाले समस्याओं के प्रभाव को आलोचना निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर नहीं किया जा सकता, तो आर्थिक आधार पर तो किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिकल डैमेज होता है। सबसे पहले देखा जाए तो उस क्षेत्र में जो है आपका जो भी इकोनॉमिकल से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्शन हो रही है तो वो तो डैमेज करेगा, ये तो सही जा रहा है। पर्यावरणीय संबंधित समस्याएं होती है क्योंकि बड़े बांध निर्माण से बहुत ज़्यादा जो है वनों का कटाव होती है, बहुत ज़्यादा जो है जैव विविधता की क्षति होती है, ये भी होती है। सामाजिक प्रभाव ये भी होता है क्योंकि वहाँ से आसपास के बहुत सारे जो गांव होते हैं, समाज होते हैं, वो जो है ना आपका पलायन हो जाती है और विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं होती है, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल बता रहा है कि 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा रेखा लेखा बना देंगे और 6 को मतलब जगह बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतीक कार्तिक के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। प्रतीक जो है कार्तिक के बाएं स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब प्रतीक जहां भी है उसके कार्तिक के जस्ट बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। सही है। चलिए, देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा, अच्छा देव को एक सिरे पर बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक है। अच्छा, अगर यश यहाँ प्रतीक है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक तो यश हो जाएगा और इधर साइड में हो जाएगा यश और कौन हो जाएगा आपका हिम्मत। ठीक है, यश और हिम्मत के बीच में प्रतीक बैठा हुआ, बीच में आ गया। ठीक है, अगला बता रहा है, कार्तिक निहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। कार्तिक जो है ना निहित के ठीक बगल में बैठा हुआ है। देखिए ये पांचों एक जगह बैठ गया, अब इसी को यहाँ बैठा देंगे, यश, प्रतीक, हिम्मत, कार्तिक, निहित, हो गया ना। अब जो भी सवाल कर रहा है सवाल का जवाब दे देंगे। कार्तिक जो है, कार्तिक के बाएं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, कार्तिक के बाएं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो याद रखना है कौन बैठा हुआ है, हिम्मत। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया। बहुत ही बड़ा सवाल, लोकल गवर्नेंस का बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है भारतीय संविधान में भाग 9 में, ठीक है याद रखना, भाग 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है। याद रखना है पंचायत का जिक्र कहाँ किया गया है, भाग 9 में किया गया है। यह कब किया गया था, तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसका मतलब प्रभाव में आया था। ठीक है, भाग 9 में पंचायत का विस्तार है, याद रखना है। यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 से, नागौर राजस्थान से। सवाल ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस क्षेत्र से शुरुआत हुई थी, तो याद रखना नागौर जिला था, राजस्थान राज्य है, और 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, कौन सी जो ये जो मतलब पंचायती राज था, इसकी कौन सी व्यवस्था किस समिति के आधार पर हुई थी, तो याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में नागौर जिले राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को भाग 9 में दर्ज किया गया पंचायती राज व्यवस्था, और यहीं से शुरुआत हुई पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अच्छा अब कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाग 6 यहाँ पर दिया गया, भाग 6 में किसका जिक्र है, तो याद रखना है राज्य का जिक्र है भाग 6 में, याद रखना है। ठीक है, अच्छा भाग 8 में किसका जिक्र है,
तो याद रखना 8 में जो है ना संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है, संघ प्लस राज्य क्षेत्र का जिक्र है भाग 8 में, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं सबसे पहले तो 9 हम लोग पढ़ लिए। 9 जो बता रहे थे वो पंचायती राज से संबंधित था। अच्छा 9A किससे संबंधित है, तो याद रखना है जो नगर पालिका है उससे संबंधित है। और 9B जो है यह सहकारिता संबंधित है, ठीक है, सहकारिता से संबंधित है, जो कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत प्रभाव में आया था 9B सहकारिता समिति। नेक्स्ट हम लोग आते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्यूब करेंगे ना, तो -3k मेरा घट जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये रखना है सबसे पहले इसका तो k का क्यूब हो जाएगा, k का क्यूब और -3 का क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, k का क्यूब -3 क्यूब, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से हमें याद है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जाना NK सिंह, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया था। यह अभी भी है, 2020 से 2025 तक रहेंगे NK सिंह। और यह जो वित्त आयोग थे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना यह जो है ना प्रथम अध्यक्ष का नाम था KC नियोगी, ठीक है, KC नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यार ना 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 22 नवंबर 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना है संविधान के एक अनुच्छेद है 280, इसी में जिक्र किया गया है वित्त आयोग की, ठीक है, तो याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NK सिंह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है कि रीजनिंग का बहुत शानदार। ऐसे कितने आरेख हैं जो मतलब कौन सा कथन सही बता रहा है, सही हमें ढूंढना है। ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी पसंद करते हैं उनकी संख्या 27 है। 27 कहाँ है, ये तो कॉफी पसंद करने वाले केवल 27 है, नहीं 90 भी है, 52 भी है, 65 भी है, यानी एक गलत। दूसरा ऐसे कॉफी प्रेमी की संख्या, सिर्फ यहाँ केवल देता तो ये सही हो जाता, लेकिन केवल का जिक्र नहीं है। ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जो स्नातक और सैनिक दोनों है उसका टोटल मान 90 है। तो स्नातक और सैनिक दोनों है उसका मान क्या 90 है, ये भी गलत जा रहा, क्यों, स्नातक से तो टच नहीं है, इसके गोल घेरा से तो बाहर है, तो भी गलत बता रहा है। तीसरा ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें ना तो कॉफी प्रेमी हो ना ही स्नातक, यानी ना भी ये भी है ना भी ये, उसकी संख्या 193 है। क्या ये सही है, 193 नहीं, तो ये भी 193 नहीं है। तो सिर्फ ना कॉफी पसंद करने वाले और ना ही स्नातक है, वो तो सिर्फ 140 है, ना कि 193, तो सी भी गलत हो जा रहा। ऐसे स्नातकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी है किंतु सैनिक नहीं है वह 65 है। कॉफी प्रेमी तो है लेकिन सैनिक नहीं है, सैनिक जो सर्कल है उससे बाहर है, तो ये वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 65 उसकी संख्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मानेंगे कर्ण की जो, देखिए सवाल थोड़ी बड़ी है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले माना कि त्रिभुज का कर्ण x ले लेते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x + 4, तीसरा वाला क्या हो जाएगा x + 8, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज दिया गया है, यानी सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर x + 4 का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस x + 8 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग तोड़ने पर, तो a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यानी अच्छा कर्ण जो है, कर्ण तो सबसे बड़ा हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये पहला वाला x, तो x - 4, ये x - 8 हो जाएगा ना, माइनस, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होती है, तो x का स्क्वायर = x - 4 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 4 4 16 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 एक्स, ये प्लस हो जाएगा। फिर एक्स का स्क्वायर माइनस 8 8 दूनी 16 एक्स, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 16 एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। देखिए अब देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये x और x 2x हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये माइनस 8x और माइनस 16x यानी माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 16 24x और 16 और 64 80 होती है तो प्लस 80, ठीक है, इजिकल टू एक्स स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। अब ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 2 गो एक्स स्क्वायर में 1 गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो सिर्फ 1 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 24x प्लस 80 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब 80 को तोड़ेंगे तो कितना कितना में 20 और 4 में तोड़ेंगे, तब ना 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x इज प्लस 80। ठीक है, तो 20 और ये हो गया 4, यही जो तोड़े हैं ना उसी को राइट आंसर यही मानते हैं, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों में माइनस था तो उधर चल जाएगा तो प्लस, तो एक्स को इधर एक्स से निकाल देंगे तो एक्स माइनस 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका माइनस 4 और एक्स माइनस 20। ठीक है, यही हो जाएगा, एगो ये वाला और ये बाहर वाला एगो, तो ये हो गया आपका एक्स इजकल टू 20 और एगो हो गया आपका 4, तो 20 और 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो 20 और 4 यहाँ जोड़ देंगे तो x का मान यहाँ पर अगर 20 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर 20 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ये हो गया 20 16 और 12। अब इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है तो क्षेत्रफल निकालते हैं, हाफ गुना आधार, आधार किसी को मान लेते हैं 16 गुना ऊंचाई 12, तो ये हो गया 2 से 8 बार में कट गया तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 96 वर्ग मीटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 22 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि चित्र में दिए गए प्रदर्शित अनुसार एक प्रकाश की किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तित कोण का मान क्या हो जाएगा। तो यह जो है परावर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है ऐसी संख्या ना जिस रे में आती है ना उसी रे में घूम जाती है, यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी बेलन का आयतन 5500 है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो व्यास क्या होगा। सबसे पहले एक बेलन छापते हैं, इसकी त्रिज्या नहीं पता, इसकी ऊंचाई तो दी आपका 70, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5500, इसका मान दे दिया, पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर नहीं पता, एच दे दिया 70 इजिकल टू 5500, ये 7 दाहें 70 यानी 10 बार में कट गया, ये 5500 और जो ऊपर में है इधर नीचे आ जाएगा 22 गुना 10 हो जाएगा, तो 1 0 1 0 कट गया, 11 दूनी 22 11 5 55, तो 2 11 5 55, हाँ 50/2 मतलब 25 हो गया। ठीक है, तो 25 हो गया आपका, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, उधर स्क्वायर चला जाएगा तो अंडर रूट, यानी 25 किसका अंडर रूट है 5 का, तो त्रिज्या मेरा निकला 5, व्यास निकल रहा था तो 5 5 10 हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5 डायोप्टर वाले एक उत्तल लेंस में -3 डिग्री डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़ा गया, इस संयोजन की फोकस जो है हमें निकालना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या थी 5 डायोप्टर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होगी, अवतल लेंस की क्षमता जो है माइनस में होगी, तो ये 3 डायोप्टर निकाल गए। अब बोल रहा है कुल क्षमता क्या हो जाएगी, तो ये कुल क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे तो प्लस और ये 5 प्लस -3, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 5 में 3 गया तो 2। ठीक है,
तो ये 2 मेरा डायोप्टर निकला दोनों को जोड़ने के बाद। अब बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी इक्वल होती है 1 बटे डायोप्टर, होती है ना। तो फोकस दूरी इक्वल टू 1 मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदलेगी तो 100 हो जाएगी, और डायोप्टर यहाँ 2 था तो 2 से इसको भाग देंगे तो 50 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल, रिवीजन भी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही होगी। देखिए समय लगेगी क्योंकि 100 सवाल है, सबको डिफाइन भी करना है, समय लगेगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिए, समय बहुत कम है और जो है आपको स्थिर बना ही रखना पड़ेगा। कम समय में हमें बहुत सारे कंटेंट लेना है। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है, कौन सा कदम जो है नहीं उठाया गया। सबसे पहले जो है श्रम कानूनों में लचीलापन ये उठाया गया। SEZ सेटअप उत्पादन इकाइयों में 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, ये भी है। कराधान प्रणाली में लचीलापन ये गलत बता रहा। विशेष आर्थिक मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल वंशानुगति के नियम को देने में सफल रहा। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो गलत कौन है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती बताए गए थे, मतलब गिनती के रखा था, ये गलत बता रहा। नहीं, जीवों की गिनती रखी गई थी, जीवों विशेष लक्षण बिल्कुल सही बता रहा था, ये तो सही जा रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया, सही जा रहा है। जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव के संपूर्ण रूप को लेकर अध्ययन किया था, ये भी सही है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, ये भी सही है। ठीक है, जोड़ भी किया था। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों को आधार पर काम किया था, ये गलत बता रहा है। तो 4 मतलब चौथा जो डी है ना वो गलत बता रहा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन हो जाएगा। तो याद रखना, प्रोपीन का अगला चौथा सदस्य जो है वह कौन हो जाएगा। तो प्रोपीन यानी क्या होती है, CnH2n, मतलब जस्ट उसका डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला सदस्य जो है वह कौन हो जाएगा। तो प्रोपीन तो 7 में आता है ना, तो 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अच्छा, प्रोपीन यानी एल्कीन में आता है ना, एल्कीन में, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n +2, और एल्कीन का क्या होती है, CnH2n, खाली जस्ट डबल, और एल्काइन का क्या होती है, CnH2n -2। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा जो संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है, तो जल, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल की मात्रा संचलन सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित करती है। चलिए अगला सवाल, 4.222 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 4.2 के ऊपर रख लेंगे, ये सवाल किया है, तो 4 को 4 रखेंगे, 2 के ऊपर रखेंगे, यानी 2 को अगर हटाएंगे तो निये कीजिए 1 और 9 हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 9 चौक 36, 37, 38/9 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 7 सर्जन जो है इसे दिया गया है, एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ, तो सबसे पहले एक वर्गाकार मेज बैठाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। अब यहां पर बोल रहा है कि उनमें से 4 मेज के अंदर बीच में और 4 को है कोना में। चार जो मेज के कोने पर बैठा हुआ है, जबकि 3 मेज के बीच में बैठा हुआ है, माने एक जगह कहीं खाली है, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, या चारों में से कहीं एक जगह खाली है। अब बोल रहा है मेज की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई नहीं बैठा, मतलब मध्य में ही नहीं कोई बैठा। आगे बोल रहा है कि सी जो कि एक कोने में बैठा हुआ, अगर सी को एक कोने में बैठा देते हैं, बी और वाई
दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी बी और वाई, यानी अगर यहाँ बी लिखेंगे तो यहाँ वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि बी और वाई के बीच में सी बैठा हुआ है। जेड बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा था। बी अगर यहाँ है, अगर एक्स यहाँ लिखेंगे तब ना जेड यहाँ लिखना पड़ेगा, और वही तो बोल रहा है। तो बी और एक्स के बगल में यानी सटले कौन बैठा है? जेड। ए जो है एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ए यहाँ हो जाएगा। और बोल रहा है कि हाँ, ए एक्स के दाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? अच्छा, डब्लू कहाँ होगा? यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुरुआत में ही बोल दिया गया था कि बीच वाला जगह खाली है, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डब्लू के जो दाएं स्थान पर है वह तीसरे स्थान पर कौन बैठा होता है? डब्लू के दाएं स्थान पर तीसरे 1 2 3 बी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम लगाते हैं, इसको हल करना। तो 3 तिया 9x हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 तिया 9x हो गया, 9x हो गया, और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, और ये 2 दूनी 4 कट गया तो 2x, तो ये हो गया आपका प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया प्लस 15 माइनस 12। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो ये 2x स्क्वायर को सबसे पहले ले आएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, और 9x अकेले है ना, तो 9x प्लस x 9x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो 15 अलग है और 12 और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 18। तो इसके आगे माइनस है, तो 18 में इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 18 में 15 घटेगा तो 3 हो जाएगा। बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखा जाए तो कौन वाला हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 नंबर वाला सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कार्बन C4 प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों होती है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखना, इसकी सबसे बड़ा कारण ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो दर्पण की फोकस दूरी जस्ट उसकी त्रिज्या की आधी हो जाती है, यानी अगर माइनस है तो -10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फास्ट को JDUU कहा, स्लो को WUOQX कहा, तो जंप को क्या बोला जाएगा? ये भी सवाल शानदार है। तो फास्ट, देखिए सबसे पहले फास्ट है, फास्ट को JDUU कहा, मतलब STU, जस्ट उसके बाद STU, एक के बाद ABCD, 2 के बाद FGHIJ, 3 के बाद। ठीक है, मतलब 1 2 3। ठीक है, इसमें हाँ 1 इसमें जुड़ रहा था, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 जुड़ रहा है। जस्ट सब उसी को जंप को लगा देंगे JUMP में, इसमें एक जोड़ देंगे P के बाद क्या होगा? Q हो जाएगा। M एक छोड़ देंगे N, O हो जाएगा। TU VWX हो जाएगा। KLMN हो जाएगा। ठीक है, NXOQ कहाँ है? NXOQ, तो NXOQ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। CNXOQ राइट आंसर। चलिए कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। कथन दिया गया है कि गर्म करने पर कॉपर यानी तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही जा रहा है। ठीक है, मतलब गर्म करने पर अगर कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे तो कॉपर की ऑक्साइड जो है ना काले रंग की परत चढ़ जाएगी, ये सही है, एक सही है। दूसरा, यदि इससे गर्म किए गए पदार्थ में कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाएगी। क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, संख्या 51 52 53 और 100 सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 51 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? तो 51 तो एक छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, 52 भी नहीं, 53 है। 53 अभाज्य संख्या, ये किसी संख्या किसी से कटेबल नहीं। 100 तो अभाज्य संख्या नहीं, उससे छोटा हो गया 99, ये भी नहीं, 98 97 हो जाएगा। ठीक है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस आधार पर और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इस आधार पर। ठीक है, इस संख्या का योग क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इस संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो आपका 7 8 3 10 0 हाथ में बचा 1 9 5 14 1 15 150। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, PTEJAD को OUEAIE लिखा गया, इसको ये वाला लिखा गया तो इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, POP यानी पीछे से आया, TU फिर इधर से गया, एक पीछे से आया फिर आगे से गया, फिर EF ठीक है। तो देखते हैं TUPAY कुछ कुछ लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले T तो ST पीछे से आया, उसके बाद U सेम रह गया क्योंकि यहाँ भी EE सेम था तो सेम रख देते हैं। ठीक है, SU ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि P के बाद U हो जाएगा और A को सेम रखेंगे और I के I फिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं जो गलत है उसे हमको ढूंढना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समानांतर होती है। ठीक है, तो एक आयत की सम्मुख भुजाएं ना सर्वांगसम और समांतर होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये गलत बता रहा है, ये तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक आयत के आसन कोणों के सभी युग्मों का जोड़ दें दोनों युग्मों को तो 180 डिग्री होगा, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है, केवल बी गलत है। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उसके संख्याओं का अंतर 54 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अंतर यहाँ कितना है? 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 54। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। मैंने x के 5 से गुना करेंगे तो 27 गुना 5, छोटी संख्या बोल रहा है तो 27 गुना 3 करते हैं तो 7 21 3 2 6 81। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए x1 वर्ग चिन्ह दिया गया है और f1 संगत बराबरता है, तो प्रत्येक विधि द्वारा माध्य x को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो याद रखना यह जो दर्शाया जा सकता है वह किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर fx सिग्मा fi बटे सिग्मा fi होती है ना, यही तो होती है, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षयन हेतु होने की घटना को क्या कहा जाता है? अपरदन के माध्यम से पृथ्वी के सतह की जो उच्चावच होती है उसके अपक्षयन की घटनाओं को क्या कहते हैं? तो यार तल संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तल संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल यहाँ बोल रहा है, यदि पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम तत्व एक प्रतीक तो इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जा सकता है। यदि पहला तत्व एक विषम और अंतिम तत्व एक सम संख्या तो पहले और अंतिम तत्व में ये रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है। यदि दूसरे तत्व और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हो, अच्छा ठीक है, अगर मान के चलो 6 रखते हैं, ये रखते हैं परसेंटेज 2 हैशटैग, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो वाई एच ठीक है, ये वाला सही बता रहा है, दूसरा और तीसरे जो है पूर्ण वर्ग बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ सवाल यहाँ छुपा है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर भी है किंतु एनआरआई नहीं है? कितने डॉक्टर है जो जॉगर भी है लेकिन एनआरआई नहीं है, यानी एनआरआई में जो भी जुड़ा हुआ है घिरा हुआ है उसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जो जॉगर भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है, लेकिन एनआरआई नहीं है, तो 45 यहाँ देखिए दोनों में, जॉगर में भी और डॉक्टर में, तो 45 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो यार ना भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है,
क्योंकि सिंधु नदी उसी क्षेत्र में के दौरान बहती है। तो सिंधु दर्शन उत्सव जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है, यह महोत्सव सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो यह 1997 में। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर दी गई थी? तो यह 6, ऑप्शन नंबर यहाँ देखा जाए तो 6 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, 6 भाषाएं। ठीक है, सबसे पहले तमिल 2004 में, ठीक है। उसके बाद हो गया संस्कृत 2005 में। उसके बाद हो गया आपका कन्नड़ 2008 में, ठीक है। उसके बाद मलयालम 2013 में। उसके बाद हो गया आपका उड़िया 2000 और एक भूल रहे हैं, हाँ एगो उड़िया भी है 2014 में। इसे मतलब 6 गो है, अभी हालांकि 11 हो गया, 5 को नया शास्त्रीय भाषा का भी दर्ज हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जून 2022 तक 6 था, अभी अगर सवाल करेगा तो टोटल 11 है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उसका सही क्रम के आधार पे हमें बताना है। तो सही क्रम कौन वाला हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर, हाँ, एक तापदीप लैंप भी हो जाएगा और इलेक्ट्रिक गीजर भी होगा, जनरेटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर का सूत्र होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना है। NaSO3 यह जो होती है बेकिंग पाउडर होती है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। यह होती है, इसे खाना बनाने जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं x² - 7x + 12। एक थोड़ा टेस्ट आ रहा है। फोर्टी 49 नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं x² - 7x + 12 = 0 मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो गुणनफल क्या होती है? c/a होती है। तो c कितना है? 12। तीसरा वाला c बोलेंगे। a कितना है? 1। तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किस के बीच का कोण होता है? तो याद रखना, यह जो होती है ना, वह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर सवाल। सवाल दिया गया कथन पिछले वर्ष एक्स जिले में केवल 80 कहता है 30, हाँ केवल 30। पिछले वर्ष एक्स जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन किया है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ लिया। तर्क हमें ढूंढना है। तर्क बोल रहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं की छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की, इसका जिक्र कहीं नहीं है। पहला गलत बता रहा है। दूसरा, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है, ये सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। माने अगर देखा जाए तो 1 जो है समर्थन नहीं कर रहा है, 2 समर्थन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों की सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना की शुरुआत की थी?
यह कब की थी तैयार, किसने की थी तैयार है, किस राज्य ने, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर तय किया गया था, तो यार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में हुई थी, ठीक है। 1976 42वां संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 1973 में आया था, उसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखना है, मौलिक कर्तव्यों के भाग 4 के क में इसे जो है अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। याद रखना है, इसमें कितना टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य रूस की सहायता से ली गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना है आयरन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर गुड़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ में जो है आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। आयरन प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने में आसानी होती है। अगला सवाल, 3 पेंसिल को x मानते हैं तो 3x प्लस 5 पेन यानी 5y इजिकल टू टोटल का दाम 81 रुपये। 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 3 पेन का दाम 71 रुपया। इसको अगर बराबर करना है तो इससे 5 से गुना करेंगे, इससे 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15x प्लस 5 × 5 25y इजिकल टू 5 × 5 5 × 8 40 405। इधर हो जाएगा 3 × 5 15x माइनस 3 × 9y इजिकल टू 7 × 3 × 3 3 7 21। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 9 आपका हो जाएगा -9 है ना, नहीं ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा, तो 25 में 9 गया तो 16x माइनस 16x, क्योंकि बड़ा के माइनस है, नहीं 16x है, 16x और इधर होगा आपका 405 में 213 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 112, ठीक है। तो 16x इक्वल टू 112 होता है, x इक्वल टू 7, 16 7 112 होती है, तो x इक्वल टू 7 राइट आंसर 7 हो गया, ठीक है। तो अगर 7x की जगह बैठाएंगे तो 7 21 और उधर 21 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 12, यानी y इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहा है एक पेंसिल का दाम बोले थे 7, तो 7 एकम 7 और 2 पेन तो 12 दूनी 24, तो 24 और 7 31 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया था, तो याद रखना यह मध्य प्रदेश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रेणी में कितनी ऐसी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या, तो ठीक पहले एक सम संख्या, ये देखिए ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद में एक विषम संख्या, उसके बाद यहाँ भी है ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक बाद में एक विषम संख्या, उसके बाद देखा जाए तो ये भी है ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक बाद में एक विषम संख्या, और ये भी है, ठीक है। तो 4 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया है कि डी बड़ा है सी से और डी ई, ये बोल रहा है कि बी जो है ना बी से बड़ा है ई और बी से बड़ा है डी, यानी डी यहाँ है सी यहाँ है। तो अब यहां पर देखा जाए तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। क्या बी बड़ा है सी से? इसका जिक्र कहीं नहीं किया है ना। बी बड़ा है सी से, अच्छा बी बड़ा है सी से, बिल्कुल ऑप्शन ए एक वाला सही है। डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से, ये दोनों बराबर था या बड़ा था, ये जिक्र नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुई थी
केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान की जो अनुसूचित जाति जनजाति आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा किस राज्य में कुल जिलों में गौंड और उससे संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन भी किया गया था, यह किस राज्य में की गई थी? तो याद रखना यह जो है उत्तर प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है, ठीक है। तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट कितना है? तो 3 साड़ी लेने पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है, टोटल कितना है? 5 साड़ी। 3 साड़ी मुफ्त मिल रही है तो 3 घटा देंगे तो 2, तो यानी 2 ऊपर में हो जाएगा, नीचे 5 और परसेंटेज के लिए 100। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40%। चलिए अगला सवाल, 61 नंबर सवाल आते हैं, रीजनिंग का सवाल जबरदस्त, ठीक है। EFGH मतलब 3 जोड़ा, HIJKL 4 जोड़ा, LMNOPQ 5 जोड़ा, QRSTUVW 6 जोड़ा, तो हम 7 जोड़ेंगे, WXYZABCD, ठीक है, 7 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। चलिए तो D सही है, आगे देखते हैं। H बीच में है, HIJK 3 जोड़ा, फिर उसी 4 5 6 7 जोड़ेंगे तो 7 मेरा कितना हो जाएगा? 7 यहाँ पर Z है, ठीक है, तो Z मेरा हो जाएगा आपका G हो जाएगा ना, 7 जोड़ेंगे तो। चलिए तो DG हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पर T में भी वैसे ही करेंगे, TUVW XYZABCDEFGHIJKL, उसके बाद क्या हो जाएगा? MNOPQRS हो जाएगा, DGS हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 में 17 तो कितना जुड़ा? DGS। अच्छा DGS ऑप्शन नंबर बी में ही है, DGS ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसके बाद हमें दिमाग नहीं लगाना। 13 में 4 17, 17 में 5, 5 में फिर 5 जोड़े यहाँ, 13 में 4, 17 में 5, यहाँ होगा आपका 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना। DGS ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर सवाल, ए जो है 9 बजे एक्स से चलना शुरू करती है और उसी दिन 1 बजे वाई पर पहुंच जाता है, यानी समय ए का लगा 4 घंटा। ए समान मार्ग की अनुसरण करते हुए वह बी 9 बजे वाई से चलना शुरुआत करती है और 3 बजे पहुंच जाती है, यानी इसको 6 घंटा लग जा रहा है। तो इसका समय क्या हो गया? टाइम हो गया आपका 4:6 में, और इसी का अगर स्पीड देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा 6:4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24 यूनिट टोटल लगा, टोटल आपका समय हो गया 6 चौक 24 दूरी बटे टोटल समय कितना था? तो 6 और 4 6 और 4 10, मतलब 2.4, यानी 2.4 को 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 मिनट, तो 2 घंटा 24 मिनट। तो 9 बजे शुरुआत हुई थी, 9 के बाद 10 11 बज के 24 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए इसका इससे कैसा संबंध है अगला वाला देखते हैं। तो 13 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, और 13 से गुना करेंगे लास्ट वाला, 13 चौक 78। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, और लास्ट यानी 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, और 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा बीच वाला, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डी बड़ा है सी से, सी बड़ा है बी से, और बी बड़ा है ए से। डी के बराबर है ई से बड़ा है एफ से बड़ा है जी। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन बोला सही नहीं है? सही हमको ढूंढना। ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, नहीं ये तो छोटा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही
यहाँ गलत हो जाएगा कि वो गलत बता रहा है। अगला सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना पता है? 97। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 के 3 गुने का योगफल किसके बराबर होगा? तो ये हो गया आपका इसका 2 गुना, देखिए इसका 2 गुना बोला है और इसका 3 गुना, तो 2 7 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 194 हो गया। और इधर हो गया आपका 9 7 21, 2 9 3 27, 28 29, फिर 9 हाथ में बचा 2 9 3 27 28 29, मतलब 2991। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 9 9 18 का 8 हाथ में बचा 1, 9 और 1 10, 11 के 1 हाथ में बचा 1, और 2 और 1 3 3 31 85, 31 85 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 31 85। नेक्स्ट आते हैं, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो यार यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सरल करना है इसको, तो देखते हैं सबसे पहले क्या किया है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को हमको ढूंढना है, तो 6 और 2 8 हो गया, और उसके बाद गुना करना है तो 8 24, और -8 करना है तो -16 हो जाएगा। इसके बाद फिर गुना करना है 234 से, तो ये इसको गुना करेंगे 234 से, तो ये हो जाएगा 3744। ये माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस 4234 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस इसको भागा ये माइनस करेंगे तो 490, और बड़ा करके प्लस है तो 490 ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले बता रहा है कि यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बताना है। सबसे अवरोही मतलब छोटी घटती संख्या में, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9, फिर आपका 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2 को 2 है, फिर 1 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे स्थान, तीसरा कौन है? 7 इधर से, और दाएं से चौथा 4। ठीक है, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 28। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28। नेक्स्ट आते हैं, इसका इससे कैसे संबंधित है? तो 11 8 57, 11 में 8 घटाएंगे, अच्छा 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, और 8 घटाएंगे तो 3, तो 19 या 57 बीच वाला आ जा रहा है। 12 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 21 हो गया, और 12 में 9 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 21 या 63। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी देखिए, डी 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16, और 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 16 चौक 64 बीच वाला आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति, यानी पता नहीं कि कितना व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए, बोल रहा है के जो है ना एम के दाईं ओर ठीक, के जो है एम के दाईं ओर ठीक बैठा है, जी के एम बाएं सिरे पर है, बाएं सिरे पर है, के यहीं पर है इसी के बाएं सिरे पर, जो ताकि के दाएं हो जाएगा ना एम। जी के दाईं ओर से, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, मतलब जी यहाँ है के दाईं ओर। जी और डी के बीच में, अगर डी कहीं एक जगह लिख दे, इसके बीच में टोटल 5 व्यक्ति है। डी दाएं से 6ठे स्थान पर था, या 6ठे स्थान पर था। ठीक है, तो बोल रहा है टोटल कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इधर हो गया 6, 6 और 5 11 हो गया, और 3 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि 5% साधारण ब्याज से 520 हो जाएगा? तो सबसे पहले 1300 लिखते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रेट रखेंगे कि इसका ब्याज 520 हो जाएगा? 2 0 2 0 कट गया, ये हो जाएगा 13 चौक 52 40, और ये 5 8 40, यानी 8%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, समानुपाती P और Q का मध्यानुपाती 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है P और Q का मान हो सकता है?
तो 8 जो है पी क्यू का मान क्या होती है, अंडर रूट पी क्यू, तो इसका इजिकल टू 8 होती है। तो 8 जो है ये क्यू रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो किसका गुणनफल करने से 64 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ देखिए 16 चौक 64 होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 16 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी कुर्सियां जो है डेस्क है, सभी कुर्सियां डेस्क है, सभी जहां आ गया टोटल घेर देना है। सभी डेस्क चौक है, सभी डेस्क भी चौक है, और सभी चौक बोर्ड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड डेस्क है, बिल्कुल सही। कुछ चौक कुर्सी है, कुछ चौक कुर्सी है, ये भी सही। कुछ बोर्ड कुर्सी है, ये भी सही। तीनों सही है, तीनों सभी पालन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई तालिका जो ऐसे दिया गया, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों मिलाकर, और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला मिलाकर का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो उत्पादन में कुल संख्या कितना है, 160 और 155, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 315। उसके बाद संचालन में कुल कितना है, 128 और 142, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, इसको काट देना है, इससे कटेगा 5 से काटते हैं, 5 छक 30, 5 दिया 15, फिर इधर कटेगा 5 5 25, 5 चौक 20। ठीक है, अब काटते हैं 9 से काटते हैं, 9 7 63, 9 छक 54, मतलब 7:6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण का मान क्या हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 48 मिनट में कितना बनेगा, 48 गुना 6, तो 8 छक 48, 4 6 छक 24 और 4 288 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे मान दिया गया है, सर्वाधिक सूचक के परीक्षण हेतु 5 विलियन ABCDE पीएच मान ये दिया गया। इन विलियनों के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम पीएच मान के आधार पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बढ़ते क्रम में दे दिया गया है, सबसे ज्यादा किसका हाइड्रोजन आयन है, 11 का, यानी सी सबसे ज्यादा है। फिर हो गया ई यानी सबसे लास्ट वाला, तो ई हो जाएगा 9। उसके बाद 7 है यानी डी हो गया। ठीक है, सी डी, उसके बाद ए बी, CEDAB। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। एक वस्तु 10% लाभ पर बेचने के दौरान 777.70 लाभ हुई, यानी 110% लाभ, यानी 110/100 इजिकल टू 77.70 हुई। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इधर गुना और ये 110 इधर भागा, 1 0 1 0 कट गया, 11 7 77, 11 7 77, नहीं 2 को ले रहे थे, बीच में 0 हो जाएगा। ग्यारह 7 77, 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं आएगा। सवाल फिर से पढ़ते हैं, 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को इतना का लाभ होता है। ठीक है, 110% ये नहीं है, ये 10% है, तो ये 10% है 777.7, तो 100% क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देते हैं, तो 7.777। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 0 नीचे कट जाएगा और एक बाद पॉइंट जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 11 के प्रथम 12 गुणजों को औसत क्या हो जाएगा। तो 11 के प्रथम 12 गुणज 12, 11 12 गुना 132 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, 11 गुना 12, तो इसके जो औसत है वो क्या होता है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 132 और 11 जोड़ देंगे तो 143/2 हो जाएगा, तो 7 71.5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके
खड़ा है, ठीक है, बैठे हुए। पी जो है ना जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, पी जो है जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ। जी डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, जी जहां भी है, डी जहां भी है उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे जी डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, डी ठीक है बैठा हुआ है। एच जी के बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो एच जो है ना जी के 5वें स्थान पर, एच अगर यहाँ रखेंगे तो इसके 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब बी इसमें बीच में 4 व्यक्ति है। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। के जो है ना डी के दाईं ओर मैंने यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है के और पी के बीच में 2 व्यक्ति है। तो के और पी के बीच में 2 व्यक्ति, यानी यहां पर 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी ये जो है ना तीसरे स्थान पर, तो फिक्स से यहाँ जेड होगा, फिर पी होगा, फिर यहाँ खाली जगह, फिर के होगा, फिर डी होगा, फिर यहाँ खाली जगह, फिर जी होगा, उसके बाद 4 आदमी, फिर एच हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल को जोड़ते हैं 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ 2 व्यक्ति बैठा हुआ था, एक यहाँ 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13 आदमी टोटल है। चलिए 80 नंबर सवाल, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए दर्शाता है। तो याद रखना यह जो है भू आकृतिक अध्ययन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में हुई थी। तो यार हरियाणा। बर्मिंघम में आयोजित 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यार पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर एक बेलन है, इसकी 70 मीटर त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई जो है 140 मीटर हो गया। अब बोल रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। तो 2 × 22/7, r हो गया 70, h हो गया 70 और 140, 7 21 210। ये 7 या 21 कट गया 30 बार में, तो सबको गुना कर देंगे तो 92 24 00, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होती है। तो यार मेढकों में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 8 में 1 गया, 1 बढ़ा, 9 में कितना बढ़ा, 11 बढ़ गया, 9 दूनी 18। अच्छा, दुगुना और 2 बढ़ा, तो इसमें एक गुना और 1 बढ़ा, फिर 2 गुना 2 बढ़ा, तो फिक्स है 3 गुना 3 बढ़ेगा, तो 4 गुना और 4 बढ़ जाएगा, तो इसका 5 गुना, 256 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 1280 और 5 जोड़ देंगे तो 1285। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन से चिन्हों को परस्पर आपस में बदल देने से जो है संतुलित में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग भागा देखेंगे, भागा के आधार पर। अगर भागा को हम बदल देते हैं तो क्या होती है। भागा को गुना के आधार पर बदलते हैं, भागा को माइनस के आधार पर तो बदलते हैं। तो अगर पहला वाला दे रहा है कि भागा और माइनस को बदलेंगे, तो यहाँ देखिए 16 और 15 में भागा देंगे तो 15 16 को काटेगा नहीं, तो ये वाला भागा नहीं लगेगा। और लास्ट में वो भागा, इसको भी देख लेते हैं। तो 12 गुना, भागा के जगह गुना कर दिया 6 और इसकी जगह भागा कर दिया 18 और प्लस 16 माइनस 15। इसके हल करने से क्या 5 आता है, देखते हैं। तो ये 18 यानी 6 3 18, 3 4 12, 4 हो गया। 16 और 4 20 माइनस 5 15, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुना और भागों को बदलने से हो जाएगा। हिमालय की किस पुष्प में प्रतिरोधी
एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है। याद रखना इसका नाम है बाह्य कमल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो याद है कोयला दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल। फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल की किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया? तो याद रखना यह इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पाई चार्ट से सवाल दिया गया, बहुत ही इजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, सवाल कर रहा है कि चिकित्सक कितना है? 15। उसके बाद इंजीनियर कितना है? तो याद रखना है 11। उसके बाद विधि संकाय कौन वाला है? 9। टोटल जो है वह कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये तीन गो चिकित्सक, इंजीनियर और विधि, ये टोटल तीनों मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 100 है, गिन सकते हैं। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इनटू टोटल कितना है? 15,200। 15,200 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो लगभग 35 हो जाएगा। हाँ, 35 गुना 152 क्या हो जाएगा? 5320। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 5320। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और बहुत ही कम सवाल बचा हुआ है, और 10 सवाल बचा हुआ है। बॉडमस का सवाल सबसे पहले, सबसे ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग हल करेंगे। तो 4 दूनी 8 माइनस 10 तो -2 हो जाएगा। -2 जो है आपका यहाँ -2, और -2 इधर 8 से गुना होगा तो 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा। -16 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इधर -2 है तो माइनस प्लस, और 8 दूनी 16 मतलब 16, और ये +7। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 4 में 1 गया तो 3, मतलब 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा। नहीं, पहले गुना होगा, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 16 और 7 ये हो गया आपका 23, और गुना 3 हो जाएगा। तो 23 3 69, -69, और ऊपर पहले 4 है तो -65 हो जाएगा ना। हाँ, -65 राइट आंसर हो जाएगा। -65 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 45 मीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है 175 मीटर जाता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। 50 मीटर, यहाँ 50 मीटर चला, बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा 75 मीटर गया। अब वह बोल रहा है प्रारंभिक से कितना दूरी और किस दिशा में है, ये बोल रहा है। तो देखिए, ये टोटल 175, 100 घट गया इधर वाला तो ये 75 हो गया, तो यहाँ उसके सीधे हो जाएगा। तो टोटल कितना दूरी, यहाँ 45 और यहाँ 50, कितना हो जाएगा? 45 और 50 95, और किस दिशा में है? तो याद रखना ये जो है आपका पश्चिम दिशा की ओर, यह मतलब इसका जो मतलब शुरुआत है वह यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 95 मीटर और 25 पश्चिम दिशा की ओर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो यार ये फ्लोरीन होती है। ठीक है, अगला सवाल, वरुण अपने घर से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर 60 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 90 मीटर चला, अंत में एक बार वो फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। वह अब जो है घर से कितनी दूरी और किस दिशा पर है?
यहाँ टोटल था 90, इसका आधा 60 कट गया तो ये सिर्फ 30 है। तो 30 मीटर किस ओर है, तो यार दक्षिण की ओर, यहाँ से यहाँ दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 30 मीटर और दक्षिण की ओर। अगला सवाल, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है, चयनित पदार्थ में इनमें से क्या गुण होनी चाहिए, तो निम्न गलनांक होनी चाहिए, नहीं निम्न गलनांक, देखिए उच्च गलनांक होती है ना। रमेश के फिलामेंट जो बल्ब लिया उसमें निम्न गलनांक नहीं, उच्च तापमानों के चमकने की क्षमता होती है और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होते हैं, वह जो होती है किसकी परिवहन करते हैं, तो यार ने यह पोषक यानी खाना का परिवहन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। x² + 7x + 6 समीकरण में क्या लिखा जा सकता है, तो इसको तोड़ेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 को फिर तोड़ेंगे तो 6 एकम 6, फिर इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो बिल्कुल तो x² + 6x + x + 6 हो जाएगा। ये x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 इधर हो गया, तो ये हो गया आपका x + 6 तो इधर हो जाएगा आपका +1, x + 1 एक हो और ये दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। तो x + 1 x + 6, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 16 और 144 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती यानी √16 × 144, 144 किसका है 12, ये निकल जाएगा, 16 किसका है 4, ये भी निकल जाएगा, 12 × 4 = 48, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ व्यक्ति फुटबॉल मैदान में खेल रहे हैं, केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति ने लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए, यानी पीले रंग की टी शर्ट जो है ना 3 व्यक्तियों ने पहने हुए। लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति के को गेंद पास करता है, यानी केसरिया एकमात्र है तो केसरिया हो गया एकमात्र एक। सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीन लिया, यानी सफेद व्यक्ति एक ले लेते हैं, इसी के पास गेंद है, ठीक है, कहाँ थे, हाँ छीन लिया, और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट वाले दे दिया, तो हरे रंग के एक ही जन को देगा तो एक, ठीक है, टी शर्ट वाले खिलाड़ी को वापस कर दी। कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान में नहीं खेल रहा, मतलब इतना ही खेल रहा, तो मैदान पर कुल कितना खिलाड़ी खेल रहा है, तो सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 खिलाड़ी। चलिए लास्ट सवाल, किसके उपयोग से पर्यावरण में अनुकूल की गई जो कैरी बैग है उसका तैयार किया जाता है, तो जानना कागज का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गया है, 100 सवाल हम लोग देख लिए हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज मेरा 8वां लेक्चर था, इसी की तरह जितने भी 30 लेक्चर है सारे अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। मेरा 8वां लेक्चर, इससे पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और ये सारे जो है PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जो टेलीग्राम है उसी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।